हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है राजकीय महाविद्यालय चौमेला के यूट्यूब चैनल पर। मैं विवेक शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, आज आपके लिए सामाजिक मानव शास्त्र के टॉपिक नातेदारी से निवास स्थान और विवाह तथा विनिमय एवं सह संबंध टॉपिक लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं निवास स्थान से। आदिम समाजों में नातेदारी के नियमों को निवास के नियम भी नियंत्रित करते हैं। सामान्यतः पति पत्नी और बच्चे साथ साथ रहते हैं और उन्हें किसी स्थान पर निवास बनाकर रहना होता है। विवाह के बाद नवविवाहित जोड़ा कहाँ निवास करता है, इसी आधार पर निवास के नियम बने होते हैं। निकटाभिगमन निषेध के कारण विवाह साथियों में से किसी एक को अपना परिवार छोड़कर दूसरे परिवार में निवास करना पड़ता है। यद्यपि यह पूर्णतः स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि निवास के नियमों का आधार निकटाभिगमन निषेध ही है। परिवार में सदस्यों की संख्या, लिंग, व्यवसाय, स्त्री एवं पुरुष का महत्व, संपत्ति, पदोत्तराधिकार आदि के कारण भी निवास के नियम प्रभावित रहते हैं। मुर्डॉक ने 6 प्रकार के निवास का उल्लेख किया है: पितृस्थानीय, मातृस्थानीय, मातृपितृस्थानीय, नवस्थानीय, मामा स्थानीय और द्विस्थानीय, जिसका हम पहले भी अध्ययन कर चुके हैं जब हमने परिवारों के बारे में पढ़ा था। विवाह के बाद यदि लड़का अपनी पत्नी सहित पिता के साथ या पिता के क्षेत्र में रहता है तो उसे पितृस्थानीय निवास कहते हैं, और यदि वह पत्नी की माता के साथ या माता के क्षेत्र में रहता है तो उसे मातृस्थानीय निवास कहते हैं। जर्मन ऑस्ट्रेलियन मानवशास्त्री एडम ने इनके स्थान पर पत्नी स्थानीय एवं पति स्थानीय शब्द सुझाए, जिनसे पीढ़ियों का भ्रम पैदा न हो। किंतु मुर्डॉक का मत है कि पति स्थानीय में पति के पिता के साथ निवास तथा पति के माता के भाई के साथ निवास में भेद प्रकट नहीं होता है और न ही पति द्वारा निर्मित निवास को स्पष्ट किया जा सकता है, अतः ये शब्द उपयुक्त नहीं है। मिचाटिटिव में एक स्थानीय निवास की अवधारणा दी, जिसमें नवविवाहित जोड़ा दोनों में से किसी के भी पूर्व स्थित निवास में जाकर रहता है। इस प्रकार पर हम एक स्थानीय, मातृस्थानीय, एक स्थानीय, पितृस्थानीय निवास भी कह सकते हैं। जब नवविवाहित जोड़ा अपने माता पिता में से किसी एक के पास निवास करता रहे। टिब लोगों में एक लड़का विवाह करके अपनी पत्नी को माँ के निवास में ले जाता है, किंतु संतान होने पर पति उसके लिए पृथक घर बना देता है जो माँ के घर के पीछे होता है। मुर्डॉक ने पति स्थानीय तथा पत्नी स्थानीय शब्दों की आलोचना की और उनके स्थान पर मातृस्थानीय तथा पितृस्थानीय शब्दों को बनाए रखने की बात कही। जब एक दंपति को माता एवं पिता में से किसी एक के पास रहने की छूट होती है तो ऐसे निवास को द्विस्थानीय कहते हैं। यह प्रथा स्वीडन के लैम्प लोगों में पाई जाती है। विवाह के बाद नवदंपति जब नया घर बनाकर रहें तो उसे नवस्थानीय निवास कहेंगे। नाइजीरिया के होसा लोगों में यह प्रथा है। यह विवाहित दंपति वधू की माता के पास, भाई के पास रहती है तो इसे मामा स्थानीय निवास कहते हैं। यह व्यवस्था ट्रोबियांड द्वीप समूह में पाई जाती है। कुछ समाजों में विवाह के बाद दंपति संतान होने तक वधू के माता पिता के पास रहती है, उसके बाद वर के माता पिता के पास। ऐसे निवास को मुर्डॉक मातृ पितृ स्थानीय निवास कहते हैं। कई बार यह स्पष्ट नहीं होता कि विवाह के बाद दंपति कहाँ रहे, तब तक यह निवास संदिग्ध स्थानीय कहलाता है। जब विवाह के बाद पति अपने पिता के तथा पत्नी अपनी माता के यहाँ अर्थात दोनों ही अपने जन्म परिवार में रहते हैं तो उसे जन्म स्थानीय निवास कहते हैं। भारत में नायर लोगों में ऐसे ही निवास पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के निवास के नियमों को जन्म देने के लिए निकटाभिगमन निषेध, कृषि का महत्व, स्त्री एवं पुरुष का महत्व, पशुचारण, संपत्ति वितरण आदि प्रमुख आधार हैं। लैम्प लोगों में दंपति कहाँ रहेंगे यह इस बात पर निर्भर है कि दोनों के परिवारों में से संपत्ति, कृषि योग्य भूमि तथा रेंडियर पशु किसके पास अधिक हैं, किस परिवार में सदस्यों की संख्या कम और किस में अधिक है तथा व्यक्तियों की आवश्यकता किस परिवार को अधिक है, किसके माता पिता की सामाजिक प्रतिष्ठा ऊंची है, दोनों में से अपने अपने परिवार में कौन बड़ा है, किस परिवार के पास चारागाह भूमि अच्छी है आदि चीज़ों को देखा जाता है। अब हम विवाह, विनिमय एवं सह संबंध पर चर्चा करेंगे। विलिंग सहोदर विवाह, जिसमें एक भाई व एक बहन के लड़के लड़कियों का परस्पर विवाह होता है, फ्रेजर व टायलर के समय से ही अध्ययन का मुख्य विषय रहा है। 1969 में लेवी स्ट्रॉस ने यह कार्य किया, जो कि दुर्किम और मार्शल मॉस से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया व अफ्रीका में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के विनिमय विवाह का विश्लेषण किया। उनके इस अध्ययन के पीछे मूल बात यही थी कि वे विवाह सह संबंध तथा जन्म द्वारा बनने वाले संबंध दोनों के भेद को स्पष्ट करना चाहते थे। लुई ड्यूमो ने इसी प्रकार का अध्ययन दक्षिणी भारत में किया।
मेबरी लेविस ने बिलिंग सहोदर विवाह को विवाह द्वारा निर्मित सह संबंध का भाग माना। बिलिंग सहोदर मानवशास्त्र में सामान्य अर्थ से भिन्न अर्थ रखते हैं। इसका अर्थ है कि एक व्यक्ति को अपना जीवन साथी अपने रक्त संबंधी में से चुनना चाहिए। इस प्रकार से बिलिंग सहोदर विवाह दो वंशों एवं परिवारों के बीच सह संबंध को उत्पन्न करता है। स्पष्ट है कि रक्त संबंध विवाह से पहले ही विद्यमान है, अतः एक व्यक्ति को विवाह करने से पूर्व जन्म लेना होता है। विवाह नातेदारी की द्वितीय श्रेणी हुई जो रक्त संबंधों के कारण ही पनपी है। अब तक यह समझा जाता था कि विवाह से उत्पन्न संबंध पूर्ण संबंध नहीं है, क्योंकि वे व्यक्ति को एवं अस्थायी संबंध है। ये संबंध विवाहित व्यक्ति के मरने के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। उनका हस्तांतरण विवाहित व्यक्ति की संतति को नहीं होता है, किंतु ल्यूडोमो इस विचार को त्रुटिपूर्ण मानते हैं। वे कहते हैं कि इस प्रकार के विवाह द्वारा विवाह संबंध एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित किए जाते हैं। वे विवाह संबंध को वंश संबंध की भांति ही प्राथमिक श्रेणी में रखने के पक्षपाती हैं। पितृवंशी पितृस्थानीय समाजों में मातृपक्षीय विलिंग सहोदर विवाह का अर्थ है पिता के विवाह की पुनरावृत्ति, जबकि पितृपक्षीय सूत्रों के अनुसार वह अपने दादा के विवाह की पुनरावृत्ति कर रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के विवाह के नियम विवाह के एक चक्र को दोहराते हैं। जब हम कहते हैं कि एक व्यक्ति को विलिंग सहोदर विवाह करना चाहिए, तो इसका अर्थ यह है कि हम अंतर विवाह के एक विशेष प्रतिमान को बनाए रखने पर जोर दे रहे हैं। अगर इसको हम दूसरे शब्दों में समझें तो इस नियम के द्वारा विवाह का हस्तांतरण उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से वंशानुक्रमण की सदस्यता का। यह एक संस्था का रूप ग्रहण कर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, इसलिए ही इसे विवाह सह संबंध या सहबंध कहा जाता है। सामान्यतः हम मानते हैं कि एक व्यक्ति का अपने साले से वैवाहिक संबंध होता है तथा उनके बच्चों में रक्त संबंध होते हैं, किंतु दक्षिण भारत में जहाँ विलिंग सहोदर विवाह पाया जाता है यह स्थिति नहीं है। वहाँ इस प्रकार के विवाह का अर्थ है विवाह संबंधी से विवाह, न कि रक्त संबंधी से। इसलिए ही वे विवाह को विवाह मैत्री या संबंध के रूप में देखते हैं, जो लोग कई आगे की पीढ़ियों से में भी हस्तांतरित होते हैं। विवाह संबंधियों का विस्तार वे उन लोगों तक करते हैं जिन्हें विवाह के नियम वंशानुक्रमण में मिलते हैं। अतः रक्त संबंधियों में भी विवाह संबंधी होने के अवसर मौजूद होते हैं। यही कारण है कि दक्षिण में रक्त संबंधियों एवं विवाह संबंधियों के बीच संबोधन के भिन्न भिन्न शब्द नहीं हैं। विवाह सहबंध को बनाए रखने के लिए विवाह के समय भेंट दी जाती है। यह भेंट दो परिवारों के विवाह सहबंध की सूचक होती है। विलिंग सहोदर विवाह के तीन रूप होते हैं। जब भाई का पुत्र बहन की पुत्री से विवाह करे, अर्थात मामा का लड़का और बुआ की लड़की का विवाह होता है। दूसरा प्रकार भाई की पुत्री बहन के पुत्र से विवाह करे, अर्थात विवाह साथी मामा की लड़की और बुआ का लड़का होता है। जब इनका मिश्रित रूप हो, अर्थात मामा के लड़के एवं लड़कियां बुआ के लड़के एवं लड़कियों से विवाह करते हों। इन तीन प्रकार के विलिंग सहोदर विवाह के तीन प्रकार के सहबंधों को जन्म दिया। एक वह सहबंध जिसमें एक वंश दूसरे के से सदैव लड़कियां प्राप्त करता है, किंतु उसे लड़कियां नहीं देता। दूसरा वह सहबंध जिसमें एक परिवार अथवा वंश दूसरे को लड़कियां देता है, लेता नहीं है। तीसरा वह सहबंध जिसमें लड़के व लड़कियां परस्पर ली व दी जाती हैं। इस सहबंध में पारस्परिकता का सिद्धांत सम्मिलित है। एक परिवार जो एक पीढ़ी में लड़की देता है, दूसरी पीढ़ी में पुनः प्राप्त करता है। यह दो परिवारों के बीच सहबंध का द्योतक है। बिलिंग सहोदर विवाह में मानवशास्त्र में विवाह एवं नातेदारी के अध्ययन के लिए विनिमय एवं सहबंध प्रारूप प्रदान किया है, जिसका प्रयोग कई मानवशास्त्री करते हैं। तो आपको आज नातेदारी किस प्रकार से निवास स्थान को विवाह विनिमय और सहबंध को प्रभावित करती है समझ में आया होगा। मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।